let us अभी now start this topic. Okay. So chapter number 1 Indian Regulatory Framework. इसमें सबसे पहले तो ये बात आती है कि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको लॉज के नॉलेज की क्या ज़रूरत है. जब आप एक अकाउंटेंट बनने वाले हैं, आप अकाउंट्स के एक्सपर्ट हैं, आप इनकम टैक्स के एक्सपर्ट हैं, तो आपको सारे लॉज के बारे में क्यों पढ़ाया जा रहा है. यहाँ भी लॉ है, इंटर में 100 मार्क्स का लॉ का पेपर है, फाइनल में भी इतने सारे लॉज हैं. क्यों हैं? उसका रीज़न ये है कि आप बनने वाले हैं एक कंसल्टेंट. एक कंसल्टेंट को चहुँ ओर से जब नॉलेज होती है तभी वो सही दे पाता है ज्ञान अपने क्लाइंट को. जब आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं तो आपकी बेसिक समझ इम्प्रूव हो रही है कि सही क्या है किसी सिचुएशन में, गलत क्या है. और बहुत सारी चीज़ों में जब आप इनकम टैक्स ऑफिसर के सामने अपने क्लाइंट का केस प्लीड करते हैं, प्लीड करना माने प्रस्तुत करना, तो जब आप प्लीड करते हैं तो आपके बैकग्राउंड में अगर ये सारे लॉज की नॉलेज होती है तो ही आप जान पाते हैं. तो दैट इज़ वाई ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है. और आप समाज माने सोसाइटी और लॉ के बीच का फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट है. आपसे पहले पूछता है कोई भी क्लाइंट कि ये सही है कि नहीं, फिर वो जाता है जज या कोर्ट में. आप अपने ही लेवल पे अगर बता देते हो कि ये गलत है, इसका कोर्ट केस फाइल भी करोगे तो हारोगे, तो वो आप फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट है. दैट इज़ वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होने के नाते हमें लॉ के पूरे प्रोसेस का एक आइडिया रहे. सारे लॉज हमें आए ये ज़रूरी नहीं है, बट हमारी को बेसिक समझ हो जाए क्रिएट. फिर हमारी प्रैक्टिस के दौरान हमें जो लॉ की ज़रूरत पड़ती है इंटरनेट पे खोला, पढ़ा और हम उसको सही इंटरप्रेट कर पाते हैं क्योंकि हमें वो आ गया है मीनिंग निकालना. ऑल राइट, दैट इज़ वाई द नॉलेज इज़ लॉ. राइट डाउन दिस फर्स्ट पॉइंट. Why knowledge of laws is important? Because you are legal advisor to management and client. You are a legal advisor to management and client. You are a legal advisor to management and client. You are the first contact point. You are the first contact point between public and law. Okay? वैसे भी आप जितने भी लॉज पढ़ने वाले हैं वो सभी, चाहे इनकम टैक्स ही क्यों ना हो, वो भी एक लॉ ही है. अब इसके बाद एक छोटी सी बात आप मुझे बताइए, व्हाट इज़ लॉ. टेक्निकली ये आपका पहला चैप्टर है और आप इसको आखिरी में पढ़ रहे हैं. अब आपको ये समझ है कि लॉ इज़ अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. जब भी किसी सोसाइटी में लॉज बनते हैं तो लोगों का जो बिहेवियर है वो काफ़ी कुछ रेगुलेट हो जाता है. एक व्यक्ति अगर यूएई में चोरी करता है तो सीधे हाथ काट देते हैं. तो जब वो लोग देखते हैं कि इतना स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलता है तो आगे की जनरेशन्स को वो काम करने से फिर डर लगता है. तो वैसे ही उनका बिहेवियर थोड़ा सा ठीक हो जाता है. उसके बाद जो गलत करते हैं उनको पनिशमेंट जब मिलती है तो जिस व्यक्ति का साथ गलत हुआ होता है या तो पेनल्टी के रूप में या एटलीस्ट उसके मन में ये वो रहता है कि मुझे न्याय मिला. तो इन सब चीज़ों के लिए लॉ ज़रूरी है. तो लिखिएगा व्हाट इज़ लॉ. फटाफट लिखिए. इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन. इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड ड्यूटीज़ इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर सिक्योरिंग वेलफेयर. समाज प्रोडक्टिव काम में लगे, समाज लड़ाई झगड़े में ना लगे, लोगों का उत्थान हो rather than just pulling each other's legs. That is why बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए लॉ बना. मेन इसका काम है जस्टिस. द मेन पर्पस इज जस्टिस एंड रेगुलेटिंग द बिहेवियर. चलिए, व्हाट इज़ लॉ के बाद अब लॉ के सोर्सेज क्या हैं. किसी भी कंट्री में लॉ का सबसे बड़ा सोर्स है कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन. हमारा भारत का संविधान 1950 में 26 जनवरी को बना था, जिसलिए हम लोग 26 जनवरी मनाते हैं. 26 जनवरी आज़ादी के लिए नहीं मनाई जाती है. इट इज़ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन.
तो इतना बड़ा रिपब्लिक डे हम मनाते हैं फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन जो 1950 में बना था। तो भारत का जो संविधान है वर्ल्ड का सबसे बड़ा संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद सेकंड लॉ का सोर्स है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब होता है केस लॉज। जो पुराने जजेस ने केसेस में फैसले दिए हैं वही फैसले सिमिलर केस में इजीली अप्लाई हो जाते हैं, तो लॉ का काम आसान हो जाता है, इसलिए आपको केस लॉज भी पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं सारे स्टैट्यूट। स्टैट्यूट मतलब जैसे कंपनीज एक्ट एक स्टैट्यूट है, जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं 7 आपके स्टैट्यूट हैं। और फोर्थ नंबर पे आता है कस्टम। कस्टम का मतलब है प्रथा, कि पहले ज़माने से इस सिचुएशन में क्या करा जा रहा है। तो ये 4 सोर्सेज ऑफ लॉ हैं और डायरेक्ट एग्जाम का क्वेश्चन है। लिखिएगा फटाफट, सोर्सेज ऑफ लॉ। पॉइंट नंबर 3, सोर्सेज ऑफ लॉ। एक एक करके हम इसको पढ़ेंगे। सोर्सेज ऑफ लॉ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सबसे बड़ा सोर्स है। देन स्टैट्यूट्स और लॉज जो पार्लियामेंट बनाता है और जो स्टेट असेंबलीज बनाती हैं। इंडिया एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो हमने ही नियुक्त किए हैं इलेक्टोरल प्रोसेस से। इट्स नॉट लाइक चाइना कि जो सरकार माओ की चली आ रही है वही चले आ रही है इतने साल से। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सोर्सेज ऑफ लॉ याद करने लेवल का। कॉन्स्टिट्यूशन, स्टैट्यूट्स, प्रेसिडेंट एंड कस्टम्स एंड यूसेज। एक एक करके हम पढ़ेंगे फटाफट। छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिखेंगे। आप सभी को पता है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एक्सेप्टेड इन इंडिया इन 1950। आपको ये जनरल नॉलेज की तरह भी याद होना ही चाहिए और पता होगा भी। 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान प्रेषित हुआ था। B.R. अम्बेडकर जी जो उसके बहुत बड़े कर्ता धर्ता थे, वो फोरमोस्ट लॉ है। बस की वर्ड्स लिख लीजिए, इट्स द फोरमोस्ट लॉ। वी आर अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सो फॉर द पीपल, बाय द पीपल, इट कंटेन्स द फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। आप सभी ने सिविक्स में पढ़ा होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। आपको ये भी याद होगा कि यूनियन लिस्ट या सेंट्रल लिस्ट में जो लॉज हैं जैसे इनकम टैक्स, उनको बनाने वाला कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, लोकसभा एंड द राज्यसभा। स्टेट लिस्ट में प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स, लैंड टैक्स, एग्रीकल्चर टैक्स, ऐसे लोकल लॉज हैं, टोल टैक्स। तो ये वाटर टैक्स, ये सब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इम्प्लीमेंट करती है और बनाती है राज्य सरकार, जैसे मध्य प्रदेश की विधानसभा। और जॉइंट लिस्ट में आपको पता है, जैसे आपका एक लॉ है IGST, जॉइंट लॉज, आधा आधा रेवेन्यू शेयर होता है। ओके, अब अपन ये देख लेते हैं कि लॉ मेकिंग का प्रोसेस क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है अपन ने सुन तो लिया, बट ये लॉ बनता कैसे है? लॉ मेकिंग प्रोसेस लिख लीजिए शॉर्ट में, लॉ मेकिंग प्रोसेस। लॉ बनाने का प्रोसेस क्या है? देखिए, प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ। सबसे पहले हम देश के लोग इलेक्टोरल प्रोसेस से अपने नेता चुनते हैं। तो आप सभी को पता है कि कैबिनेट कौन कौन से हैं, बताइए। कैबिनेट में व्याख्या में क्या क्या आता है? लोकसभा एंड द राज्यसभा। हम एक चैप्टर पढ़ रहे थे उधर इंडियन इकोनॉमी में, वहाँ हमने पढ़ा था कि पहले प्रस्तुत होता है वो एक हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, वहाँ पर वो डिस्कस होता है, फिर दूसरे हाउस ऑफ पार्लियामेंट में। तो जब कोई बिल प्रस्तुत होता है बेटा, तो बिल का मतलब होता है प्रपोजल। अभी इस पर फिर वाद विवाद सब होता है। तो बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के सामने, कैबिनेट के सामने पहले बिल प्रस्तुत होता है। बिल प्रस्तुत होने के बाद लोकसभा और राज्यसभा में उस पर बहस होती है। बहस में अपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी
वो प्रश्न पूछते हैं, ये एक्सप्लेनेशन देते हैं, और जब लोकसभा में वो पारित हो जाता है 75 डेज़ का अप्रॉक्सीमेटली उनको टाइम रहता है, बजट में तो ऐसा रहता है, और फिर वो राज्यसभा में जाता है। जब दोनों जगह से वो पास हो जाता है तब वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट को इंडिया में रबर स्टैम्प इसीलिए कहते हैं क्योंकि पहली बार जब वो प्रेसिडेंट के पास आता है तब प्रेसिडेंट के पावर में है। APJ अब्दुल कलाम सर ने इसको बहुत यूज़ किया, उन्हें लगा कोई चीज़ सही नहीं है तो वो वापस भेज देते थे कि फिर से इस पर डिस्कशन हो। तो इसलिए फ़र्स्ट टाइम उनको वापस भेजने का अधिकार है। अगर वो कह देते हैं कि ये क्लॉज मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है तो वो वापस पूरा प्रोसेस रिपीट होता है। बट जब सेकंड टाइम उनके पास आता है तो उनके पास हाँ कहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इसीलिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रबर स्टैम्प कहा जाता है कि उनकी उतनी चलती नहीं है। वो ही और शी इज़ द फर्स्ट सिटीज़न ऑफ द कंट्री, बट बहुत लिमिटेड पावर्स हैं उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके बाद जब वो वहाँ से पास कर देते हैं फिर ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया में वो नोटिफाई होता है, और जिस दिन नोटिफिकेशन हो जाता है उस दिन वो लॉ बनता है। जैसे प्रेसिडेंट सर या मैम जो भी हैं, उन्होंने कोई लॉ पास किया जनवरी में, और ऑफिशियल गैजेट में जब प्रिंट हुआ उसमें लिखा ये 18 फरवरी से लागू होगा। तो बताओ कौन सी डेट से कॉमन सेंस से लागू होगा? बट कभी कभी जो ऑफिशियल गैजेट है उसमें वो लोग डेट मेंशन नहीं करते। तो जब डेट मेंशन नहीं करते तो जिस दिन उन्होंने पास किया होता है वो दिन से वो अप्लाई हो जाता है। बस इतनी सी बात तुम्हें याद रखनी है। बताओ सबसे पहले क्या प्रस्तुत होता है? बिल। बिल इज़ अ फाइनल वर्जन और इट इज़ जस्ट अ प्रपोजल। Which house it is laid? Both. Lok Sabha and the Rajya Sabha. Then discussion is held and sent to the President. First time President can refer back with the suggestions and the objections, but नहीं, अगर वो second time जब आता है they have to just accept it। तो उनके accept करने की एक date होती है, उसके बाद they print it in the official gazette और उस दिन वो law बन जाता है। Once it is law, तो बताओ सारे law mandatory हैं, compulsory या optional? They are mandatory and compulsory. They are not optional. Optional का मतलब होता है हमारी मर्जी है, हमें इच्छा होगी तो फॉलो करेंगे। Laws are not optional. Laws are compulsory. You have to follow them. And ignorance of law is no excuse. What's the meaning of this line? फिर से बताओ। नहीं। Anybody else? Ignorance of law is no excuse. मतलब कि हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हमें पता नहीं था इस बारे में। Exactly. हमें नहीं पता था तो हमको पनिश ना किया जाए, ये कोई तर्क नहीं है। आपको कोई पुलिस वाला हेलमेट ना पहनने के लिए पकड़ता है तो आप ये नहीं कह सकते सर मेरे को तो बताया ही नहीं, मेरे को तो पता ही नहीं था। अरे भैया लॉ ऑफ द कंट्री है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस पढ़ी है लॉ में कि अगर एक बार पेपर में छाप दिया है वो जैसे MOA क्या इस पोर्टल पे डाल दिए तो सबको पता ही होना चाहिए। अब आपने नहीं पढ़ा तो आँख के अंधे हो तो हम क्या करें? रहे तो इसी देश में रहो ना भाई, हाँ या ना? तो ये आपको नोट करना है, लिखिएगा लॉ मेकिंग प्रोसेस। यस, सेक्शन 399 लॉ मेकिंग प्रोसेस लिख लीजिए फटाफट शॉर्ट में। Written everyone? नाउ इसके बाद अपन ये समझते हैं कि लॉ कितने प्रकार के होते हैं। ये तो अपन ने लॉ मेकिंग प्रोसेस सुन लिया। लॉ मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला लॉ है क्रिमिनल लॉ, सेकंड नंबर पे है सिविल लॉ, थर्ड नंबर पे है कॉमन लॉ, और चौथे नंबर पे है नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत, जिसके बेसिस पे भले ही कोई लॉ बना ना हो बट पनिशमेंट फिर भी मिलेगा। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति कोई भी ऐसा कृत्य करे या कार्य करे जिस पे अभी तक लॉ नहीं बना है बट किसी दूसरे व्यक्ति का अहित हुआ है,
तो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पर भी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक राइट्स पे वो केस फाइल कर सकता है। तो इसलिए अब अपन नेक्स्ट लिखेंगे टाइप्स ऑफ लॉ। पहले आप, मुझे लगता है इनको समझ लीजिए, इस बार ये सिंपल चार्ट है इसलिए इसको आप बाद में लिख लीजिएगा। पेन नीचे रख दो बेटू, पेन नीचे रख दो, बैठ के समझ लो, फिर 3-4 स्लाइड तुम खुद लिख लेना, फिर अपन डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। 4 तरह के लॉज को तुम बेसिकली समझो: क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, द कॉमन लॉ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। क्रिमिनल लॉ, इंडिया में मर्डर, डेकॉइटी, थेफ्ट, रैंसम मांगना, फिरौती, दैट इज, ये सब चीज़ें आर क्रिमिनल प्रोसीजर्स। क्रिमिनल मतलब आपका माइंड सामने वाले को नुकसान पहुंचाने का था, मेलाफाइड इंटेंशन थी, और ये राष्ट्र के अगेंस्ट द्रोह माना जाता है। अगर एक कैदी जिसकी मानसिकता खराब है और वो किसी का मर्डर कर सकता है, तो वो कल को किसी दूसरे का भी मर्डर कर सकता है, उसकी नियति ही खराब हो गई है। तो ऐसी सिचुएशन में उसको बाहर रखना ठीक नहीं, तो उसको जेल में डाल दिया जाता है कि वो ऐसा ना करे। तो ये राष्ट्र के अगेंस्ट द्रोह है, एक आदमी से आदमी की लड़ाई नहीं है। जब कोई किल करता है किसी को, तो राज्य सरकार खड़ी हो जाती है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कि हम तुम्हें पनिश करेंगे। इट्स नॉट पर्सन अगेंस्ट पर्सन। पर्सन अगेंस्ट पर्सन में तो ऐसा है कि आपने किसी का मर्डर किया, अब जिसका मर्डर किया उसके परिवार के पास राइट है कि वो आपको जेल पहुंचा सकता है, कैपिटल पनिशमेंट, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। तो आप तो उसको पैसा खिला दो, अगर रिच पार्टी है तो 1 करोड़, 2 करोड़, 50 करोड़। अगर अंबानी का लड़का किसी का एक्सीडेंट कर दे तो क्या वो अफोर्ड कर मार डाले किसी को? तो वो अफोर्ड कर सकते हैं क्या? वो तो सामने अगर मार डाले तो वो पैसा खिला के सामने वाले को चुप कर देंगे। इसलिए इट इज़ नॉट पर्सन अगेंस्ट पर्सन, इट इज़ अगेंस्ट द स्टेट। सरकार लड़ती है आपके लिए, तो इसलिए इसमें कोई सेटलमेंट नहीं होते हैं। वो तो बात अलग है कि कोर्ट के प्रोसीजर में इंडिया में इतने लूप होल्स हैं कि केस में ही इतने पेंच निकल आते हैं कि आदमी कुछ बच सकता है, परंतु अदरवाइज इट इज़ द राष्ट्र के अगेंस्ट द्रोह। सो क्रिमिनल केस करने का मतलब हुआ पनिशमेंट मिलना तय है। इंडियन पीनल कोड 1860 में आपका केस चलेगा, और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC, ये एक अपना कोड है, 1973 में बना था CRPC, उसके तहत आपको, और इंडियन पीनल कोड के तहत आपको पनिशमेंट मिलेगा। तो आपको एग्ज़ाम में ये याद रखना है कि क्रिमिनल केस में अगेंस्ट द स्टेट होता है। क्रिमिनल केस के 2 बज़वर्ड याद रखने हैं: इंडियन पीनल कोड में सज़ाए जेल होना तय है, और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में आपका केस चलेगा। ऑल्सो जिस तरह का आपने पब्लिक रॉन्ग किया है, उसमें मर्डर, डिकॉइटी, थेफ्ट, ट्रैफिक रूल्स ब्रेक करना तक, कार एक्सीडेंट करना तक क्रिमिनल केस में आता है। तो ये सब इधर आता है। देन कम सिविल केस। आपके छोटे छोटे ये जो लॉ हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, 2 लोगों में आपस में झगड़ा हुआ, जेल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जितना फाइनेंशियल लॉस हुआ आप उतनी पेनल्टी भर दो। आप लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 73 to 75 डैमेजेस पढ़ते हो। एक केस आपको याद होगा, नहीं होगा तो अभी रिवीजन के दौरान करेंगे, हैडली वर्सेस बैक्सेंडेल, जिसमें हम क्वांटम ऑफ डैमेजेस पढ़ते हैं: रिमोट डैमेज, स्पेशल डैमेज, ऑर्डिनरी डैमेज, लिक्विडेटेड डैमेज, ये डैमेज, वो डैमेज, नॉमिनल डैमेज। तो ये जो डैमेजेस, सारे डैमेज पे आके बात रुक जाती है। आपने पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं जेल नहीं सुना है कि आदमी को जेल में डाल दिया, क्योंकि इट्स अ सिविल। बातचीत में 2 लोगों में डिफरेंस आया है, तो इसमें कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की जगह कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अपने इंडिया का लॉ है, 1908 का पुराना चला आ रहा है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, उसके तहत आपका वो होता है। इसमें पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये सारे सिविल लॉज हैं। उसके बाद आता है कॉमन लॉ। कॉमन लॉ का मतलब है जैसे निर्भया का केस हुआ, अब उसमें जो दिल्ली के हाई कोर्ट ने और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने जो सज़ा सुनाई, वैसा कृत्य दोबारा होगा तो सुनवाई नहीं होगी, कट कॉपी पेस्ट वो हो जाएगा। जो उसमें हुआ फांसी, वो वैसे हो जाएगी फांसी। तो दैट इज़ वाई ये हो गया कॉमन लॉ। कॉमन लॉ का मतलब है जुडिशल प्रेसिडेंट या जुडिशल प्रोनाउंसमेंट, मतलब केस लॉ। जैसे आपने माइनर का एक केस पढ़ा है, मोहेरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष, तो उस केस में जो माइनर की प्रॉपर्टी से लिया जा सकता है, और उसके पास गुड्स हो तो कॉन्फिस्केट किए, जो बातें लिखी हैं, वैसा सिमिलर केस होगा। तो पुराने दिए गए केस के फैसले को ही कट कॉपी पेस्ट कर दिया जाएगा।
इससे कोर्ट का बहुत सारा टाइम बचेगा। ओके, तो ये हो गया कॉमन लॉ। इसमें एक डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस। स्टेयर डिसाइसिस का मतलब जो चीज़ तय हो गई है उसी के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। जो प्रिंसिपल्स कोर्ट ने इस्टेब्लिश कर दिए हैं और सिमिलर आपको फैक्ट दिख रहा है तो कोर्ट का दोबारा टाइम वेस्ट ना किया जाए, वही की वही चीज़ फॉलो कर दी जाए। दिस इज़ द कॉमन लॉ। एंड द फोर्थ इज प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, जस्ट नेचुरल। ये क्यों हैं? कभी कभी कुछ चीज़ों के लॉ बनते नहीं हैं, तो जब तक लॉ नहीं बना तब तक किसी का गलत अगर हुआ है और किसी ने गलत किया है तो जिसका गलत हुआ है उसको न्याय मिलना चाहिए। जनरल प्रिंसिपल है ये, भले ही अभी तक लॉ नहीं बना तो बन जाएगा। जैसे साइबर लॉज, साइबर लॉ अभी अभी बने हैं, उसके पहले ही लोगों की कितनी चीटिंग हो गई है। आप मान के चलो, फ़ोन आता है आपका, लड़के को हमने पुलिस स्टेशन में बंद करके रखा है और मैं पुलिस की वर्दी में, आदमी बोलता है अभी भेजना होगा 10,000 का फ़ाइन, पिताजी माताजी भेज देते हैं, पता चलता है वो तो फ्रॉड था। नंबर फ्रॉड, वर्दी फ्रॉड, आदमी फ्रॉड, एवरीथिंग फ्रॉड, पुलिस का अकाउंट नंबर फ्रॉड, और चले गए आपके अकाउंट से पैसे। अच्छे अच्छे लोगों का नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में अभी उस पर लॉ नहीं बना था पर नुकसान हुआ है तो उस पर न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? तो वो इसको कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, कि जब भी कोई नुकसान होता है तो जिसका नुकसान हुआ उसको और सामने वाली पार्टी को, दोनों को बुला के बिठाया जाए, दोनों को बोलने का मौका दिया जाए। जिसने गलत किया है अपने केस में वो खुद कभी जज नहीं बनाया जाए और उसके बाद न्याय किया जाए। अगर लॉ नहीं भी है तो लॉ बनाया जाए। पहले दिन तो किसी ने साइबर क्राइम किया होगा ना, और उस दिन तो साइबर लॉ बने नहीं थे, तो फिर वो आदमी को क्या छोड़ दें क्योंकि लॉ ही नहीं बना उस पॉइंट पे? तो छोड़ दें क्या? नहीं छोड़ेंगे ना। अब जब बहुत गतिविधियाँ, घटनाएँ बढ़ गई तब उसका भी लॉ बन रहा है। तो दैट इज़ वाई प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन अपहोल्ड करता है। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें तुम नोट करोगे। यू हैव टू नोट दिस, ऑल दीज 4 स्लाइड्स। तो मैं तुम्हें इसको भेजती हूँ। आज का जो पॉइंट है, 4th पॉइंट, एनफोर्सिंग द लॉ। जब बेटा लॉ बन जाता है तो लॉ बनने के बाद उसको लागू करना होता है। तो लागू करने के लिए हमारे पास सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मेन अथॉरिटी है। ये जो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है इसकी बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, ऐसे बहुत सारी इनकी डिपार्टमेंट्स हैं। तो लॉ का एनफोर्समेंट का मतलब, लिखना स्टार्ट कर दो, लॉ को एनफोर्स करने का मतलब लॉ को लागू करना। लिखना स्टार्ट कर दो बेटा। एक बार लॉ पास होता है तो उसको या तो सेंट्रल एक्ट की तरह या स्टेट एक्ट की तरह हम फॉलो करते हैं। तो उसको कौन पालन करवाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपनी वेरियस मिनिस्ट्रीज के थ्रू। मिनिस्ट्री के कुछ एग्जांपल लिख सकते हो तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तुमने सुना ही है, निर्मला सीतारमन मैडम का डिपार्टमेंट इज कॉल्ड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, अपना जो कंपनी लॉ है वो उसके लिए है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। 1-2 एग्जांपल याद रख लेना, सारे नहीं, लिखो फटाफट। एनफोर्स करने का मतलब लागू करना। लागू करने का मतलब हमारे 2 तरह के लॉज होते हैं, हमने पढ़ लिया। एक लॉ हमारे होते हैं सेंट्रल लॉ, जिसको लोकसभा और राज्यसभा ने पास किया, और एक होते हैं हमारे स्टेट लॉ, जिसको विधानसभा पास करती है। अब जब इनको इम्प्लीमेंट करना होता है, जब इनको लागू करना होता है, तो मिनिस्ट्री सारी होती है। 1-2 मिनिस्ट्री वो कर लो, ठीक है। अब अपन इसमें कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं। ये जो अपन ने सेंट्रल एक्ट पढ़े इसके फ्यू एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले इसका एग्जाम्पल लिखो, इनकम टैक्स। बेटा तुम लोगों को सीए इंटर में बस अभी घुस के सेंट्रल एक्ट में से पहला एक्ट ही पढ़ने को मिलेगा, इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स नाम तुम सबने सुन ही रखा होगा। इंडिया के बड़े टैक्सेस में से एक है इनकम टैक्स। इसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT के जरिए से सरकार इंप्लीमेंट कराती है। उसमें IAS ऑफिसर्स की जगह IRS ऑफिसर्स होते हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज वाले लोग, जो इसको लागू कराते हैं।
अब आया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये हम सब एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं, कुछ मिनिस्ट्रीज के हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या है बेटा? वित्त मंत्रालय को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कहते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बेसिकली सारा पैसे का मामला हैंडल वही करते हैं। इन लोगों का काम है टैक्सेशन को देखना, इनका काम है फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखना कि हर कंपनी जो है हर डिपार्टमेंट में उतना ही पैसा दे जितना पैसा देने की एक्चुअली जरूरत है। उसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और कैपिटल मार्केट सबको कंट्रोल करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसको नोट कर लो। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का मतलब हिंदी में भी लिखाना वित्त मंत्रालय। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का मतलब वित्त मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इंडिया की पूरी इकोनॉमी में एक तरह से कुबेर का काम करती है। कुबेर का नाम सुना था ना, जो धन के पूरे राजा थे और रक्षक थे, तो वो इंडिया के कुबेर हैं। इसलिए लिखा रहता है कि इट इज सर्विंग एज द ट्रेजरी ऑफ इंडिया। इसका काम है टैक्स लागू करके पैसे इकट्ठे करना। फाइनेंशियल लेजिस्लेशन माने सबको पैसे बांटना। जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, सारे बैंक वगैरह सब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में सारे बैंक वगैरह आ गए, ये इनके अंडर में ही आते हैं। कैपिटल मार्केट मतलब सेबी, ये भी इनके अंडर में ही आता है। ये सब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। लिख लो तो चैट में बताते चलना। आगे बढ़ूं बच्चों? जिया, निशी, अंशिका, रिया, आगे बढ़ूं? ओके बेटा, अब लिखेंगे नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं? तो ये चार्ट बना दो। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, ये ना एमसीक्यू क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। सारे डिपार्टमेंट लिख लो। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट में एक हो गया डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ खर्चा, सारे खर्चे ये लोग ही रेगुलेट करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू माने ये लोग टैक्स इकट्ठा करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। बेटू पब्लिक एंटरप्राइजेस में आता है बीएसएनएल जैसी कंपनीज, तो उनको संभालने वाला डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। बेटा पब्लिक एसेट में पता है क्या आता है? देश की सारे सड़कें, देश के सारी बिल्डिंग्स, ये पब्लिक एसेट हैं। तो इनके मैनेजमेंट ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में मेंटेनेंस में आते हैं। और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, इसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और बड़े बड़े ट्रांजैक्शन कवर होते हैं। इसको रटना नहीं है, बस ये कभी 1 मार्कर क्वेश्चन या एमसीक्यू में आ सकता है कि डिपार्टमेंट कितने हैं। एग्जाम्पल की तरह हमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह इसमें पता होना चाहिए कि कितने डिपार्टमेंट्स हैं। तो एमसीक्यू में आ सकता है कि बताओ ये डिपार्टमेंट इनका है या नहीं। सो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, टैक्सेस, हमें सब कुछ। तो फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है जिसकी हेड है निर्मला सीतारमन, देश की फाइनेंस मिनिस्टर। ओके, तो ये हमारा हो गया है सारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बारे में। यहाँ तक पढ़ लिया हमने। मिनिस्ट्री ऑफ, इसकी जरूरत नहीं, बस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में क्या क्या आता है। अब ये डिपार्टमेंट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब अपन आते हैं यहाँ से। लिखो फ्यू रेगुलेटरी बॉडीज, हेडिंग लिखो फ्यू रेगुलेटरी बॉडीज। इंडिया में बेटा तुमने सबके नाम सुन रखे हैं, और ये जो रेगुलेटरी बॉडीज है ना, ये अपने अपने एरिया के वर्क को नियंत्रित करती हैं। और ये एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। एक्सप्लेन अबाउट सेबी। तो अब तुम लोग सिर्फ सुनते जाओ, अब बाद में लिख लेना। मैं तुम्हें स्लाइड्स भेजूंगी, अब तुम सिर्फ समझ लो। सब लोग मेरी तरफ देखो। मुझे अंशिका, निशी, रिया, जयश्री इतने लोग दिख रहे हैं, एंड आई होप मैं तुम्हें दिख रही हूँ। तो तुम लिख बाद में लेना, पहले इसको समझो। बेटा इंडिया के पूरे कैपिटल मार्केट को और मनी मार्केट को जो व्यक्ति गवर्न करता है उसका नाम है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में तुम लोग 12th में बिजनेस स्टडीज में भी थोड़ा पढ़ के आए हो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेबी, तो वहां का भी दिमाग यहाँ पर लगा देना, थ्योरी में चिपका देना।
तो सेबी इज अ रेगुलेटरी बॉडी। बेटा रेगुलेट करने का मतलब होता है किसी का नियंत्रण करना। तो नियंत्रण करने का काम जो होता है वो सेबी करती है। सेबी किस चीज को रेगुलेट करती है? सेबी पूरा स्टॉक एक्सचेंज को, सिक्योरिटीज के मार्केट को रेगुलेट करती है। सारे स्टॉक एक्सचेंज सेबी के अंडर में आते हैं। और सेबी खुद किसके अंदर में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मतलब समझ लो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बाप है सेबी के, और सेबी बाप है स्टॉक मार्केट का। ठीक है। उसके बाद 12 अप्रैल 1988 में एस्टेब्लिश हुआ। ये अपन ने इंडियन इकोनॉमी में भी पढ़ा था लास्ट चैप्टर में। बोलो बेटू हाँ या ना? ये अपन ने वहां भी पढ़ा था। साथ ही साथ इसको स्टैट्यूटरी पावर्स मिले थे 30 जनवरी 1992 में सेबी एक्ट के तहत। तो इसको तुम लोग राइट कर लेना, और राइट करके लर्न कर लेना, क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आएगा कि कितना एक्सप्लेन करें। तो फिर से बताओ, सेबी का माई बाप कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सेबी खुद किसका माई बाप है? सारे स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट फेंका भागी कर लेना। सेबी का गठन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेबी कब हुआ बेटा? बोलो कब फॉर्म हुआ सेबी? 12 अप्रैल 1988 को। और इसको पावर्स कब मिले? 30 जनवरी 1992 को, सेबी एक्ट के बनते साथ ही। सॉर्टेड एवरीवन? यस राफिया, शिवानी, रिया, जयश्री, निशी, अंशिका, आशिका। गुड एवरीवन। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तुम लिख लेना। अब आ गया आरबीआई। मेरे बिना बताए भी तुम फेंका फाकी कर सकते हो, बैंकिंग चैप्टर से कनेक्ट करके पढ़ देना। आरबीआई इंडिया का सेंट्रल बैंक है। आरबीआई इंडिया की सोल नोट प्रिंटिंग अथॉरिटी है। आरबीआई भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में ही आता है। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सोचो कितने बड़ी बड़ी चीजों का माई बाप है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आता है आरबीआई। ऑल्सो मेरे बच्चे, आरबीआई जो है वो इंडिया में नोट इशू करने की अथॉरिटी है। आई होप तुम लोगों ने 12th क्लास में एक शब्द तुम्हें याद होगा कि आरबीआई इज कॉल्ड द बैंक ऑफ इशू। आरबीआई को बैंक ऑफ इशू क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि आरबीआई ही इंडिया में नोट छापने की सोल अथॉरिटी है। तुम्हें ये पूरा एग्जाम में एज इट इज फेंका फाकी करके आना है, यहाँ तक तो तुम लिख ही लोगे। उसके बाद जो आरबीआई है बेटा, उनका एक वो है कहना चाहिए डिपार्टमेंट, जो कि नोट छापता है और सिक्के बनाता है। सिक्के ढालने को बोलते हैं मिंट करना, और प्रिंट नोट को करते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा, ये जो इनका डिपार्टमेंट है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण, ये इनका एक डिपार्टमेंट है जो लोग नोट प्रिंट करते हैं और मिंट करते हैं। मिंट करता मतलब ढालना, मेटल से बनता है ना। और दो जगह इनकी जगह है, ब्रांचेस हैं, नासिक और देवास, जहाँ पे नोट की छपाई का काम होता है। उसके बाद इन्होंने डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन जैसी कुछ फैसिलिटीज भी ये देते हैं। ये वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नॉट सो इम्पोर्टेंट पॉइंट, बट तुम नोट्स बनाओगे तो लिख लेना। चलो फिर से बताओ, आरबीआई बेटा, आरबीआई का फॉर्मेशन हुआ था 1934 में। आरबीआई इंडिया का सेंट्रल बैंक है। आरबीआई का माई बाप भी कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आरबीआई को क्या कहा जाता है मेरे बच्चे? नोट प्रिंटिंग इशू की सोल अथॉरिटी है आरबीआई। अच्छा बताओ, बैंकिंग चैप्टर से तुम्हें क्या याद है? आरबीआई कौन सा सिस्टम फॉलो करता है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम। याद है तुम्हें ये पॉइंट? तो बस वहां से घेर घार के लिख देना। तुम ये मत सोचना कि इसमें कम इसमें ज्यादा, तुम तो उधर से घेर घार के इधर लिख देना। अपने को तो 2 मार्क का उठा के लिखना है। ओके बेटू, सॉर्टेड है ये बात? तो ये तुम्हें आरबीआई का पेज भी लिखना है। उसके बाद आ गया, ये तुम्हारे लिए थोड़ा नया है, इब्बी। निब्बा निब्बी जैसा इब्बी। तो निब्बा निब्बी जैसा इब्बी है ये। इसमें क्या है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। जब बेटा इंडिया में कोई भी व्यक्ति का बिजनेस बिगड़ने लगता है और वो दिवालिया घोषित होने की तरफ बढ़ता है, तो उसको एक लॉ में कवर किया जाता है, विच इज कॉल्ड इब्बी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ये जो इब्बी है, इसका काम क्या है कि लोगों का जब बिजनेस नहीं चल पा रहा और वो दिवालिया घोषित करना चाहते हैं, तो उसको आप सिंप्लीफाई कर दो प्रोसेस को। उस चाहे कंपनी के शेयर होल्डर्स हो, चाहे मनी लेंडर्स हो, उन लोगों को प्रॉब्लम ना हो पैसे वसूल करने में कंपनी से, तो चीजों को सिंप्लीफाई कर दो। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ इंडिया
मेनली ये काम करता है और वो किन लोगों को साथ के चलता है। एक तो बेटा आईपीए, आईपीए का मतलब है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, ये इनको कंट्रोल करता है, प्लस इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और प्लस इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। ये तीन चीजें तुम्हें याद रखनी है कि तीन चीजों को कंट्रोल करता है। कौन कौन सी तीन चीजें? जितने भी इंसॉल्वेंसी की एजेंसी हैं, एजेंसी का मतलब होता है बैंक्स वगैरह, जितने भी प्रोफेशनल है जैसे हम और तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट भी इंसॉल्वेंसी के काम को डील करते हैं। और तीसरा इंफॉर्मेशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया का मतलब जानकारी कैसे इकट्ठा करते हो, जैसे मुझे पता करना हो कि ये वाला व्यक्ति कह तो रहा है कि मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, मगर क्या वाकई में इसकी हालत खराब है, क्या इसका बिजनेस खराब है। इस तरह से जो जानकारी इकट्ठा करने का काम करते हैं उनको कहते हैं अपन डेटा कलेक्शन मशीनरी जो होती है, उसको कहते हैं इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। अब इसके बाद इसका तुम्हें याद रहे डेट तो याद रखना, नहीं तो कोई टेंशन मत लेना कि 1 अक्टूबर गांधी जी के बर्थडे के एक दिन पहले एक भी बना था। गांधी जी का बर्थडे 2 अक्टूबर को आता है ना बच्चों? तो ऐसे याद कर लेना कि 1 अक्टूबर को एक भी बना था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। और बेटा ये अगर झगड़ा होता है, जैसे कोई दिवालिया घोषित कर दिया, तो कोर्ट केस करके अपने लिए झगड़ने की कोशिश करता है कि नहीं, मैं डिजर्व नहीं करता कि आप मुझे दिवालिया घोषित करो, तो एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में और डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में, डेट रिकवरी करने का मतलब होता है पैसा वसूली ट्रिब्यूनल, पैसा वसूल करने की बॉडी, इसको कहते हैं डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल तो बेटा इज जस्ट इक्वल टू हाई कोर्ट। जैसा हाई कोर्ट के जज के पावर होते हैं वैसा इनके पावर होते हैं। तो तुमको ये तीनों के बारे में लिखना है। एक तुम्हें लिखना है अबाउट सेबी, एक तुमको अबाउट लिखना है आरबीआई, और एक तुमको लिखना है अबाउट इबी। ठीक है, अब ये तीनों आंसर्स के बाद फिफ्थ पॉइंट पर हम अपने आते हैं कि पूरा इंडिया का जुडिशियल सिस्टम अगर कोई तुमसे पूछे तो तुम उसके बारे में क्या करोगे। तो बेटा इंडिया का जुडिशियल सिस्टम का मतलब हुआ कोर्ट्स की रैंकिंग, कि कौन बड़ा है, कौन सिस्टम है, इसका पर्पस क्या है। तो बेसिकली बेटा कोई भी कोर्ट जो होता है, वो अगर दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे की कॉलर पकड़ रहे हैं, तो कोर्ट इन लोगों के झगड़े को सुलझाने का माध्यम है। क्योंकि अगर लोग सिर्फ झगड़ते ही रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो कोर्ट लोगों के झगड़े को सुलझाने का माध्यम है। तो अगर क्वेश्चन आता है, अभी आरटीपी का पिछले बार की क्वेश्चन है कि इंडिया के जुडिशियल सिस्टम के ऊपर एक बात कहिए और आप लिखिए, तो हमारा सबसे पहला आंसर होगा कि लोगों के बीच के झगड़े सुलझाने का ये काम करता है। जुडिशरी के तीन काम हैं। एक, पहला काम, लोग लॉ को क्या समझ रहे हैं, क्या मीनिंग अटैच कर रहे हैं, इसको कंट्रोल करना। मतलब लोग सही मीनिंग निकाल रहे हैं कि नहीं लॉ का, इस पे जाना। डिस्प्यूट का मतलब झगड़े, तो लोगों के झगड़ों को सुलझाना और जितना हो सके फेयरनेस लेके आना। फेयरनेस का मतलब है चीटिंग ना हो, न्याय हो, जो व्यक्ति के साथ गलत हुआ है उसको भरपाई मिले, इंडेमनिटी मिले, और दूसरा जिसने गलत किया है वो उस चीज को बेयर करे। तो बस ये तुम्हें ध्यान रखना है, ये पूरा आंसर तुम लिख के करोगे। अब मैं तुम्हें इंडिया के लेवल्स बता रही हूँ, तुम मुझे बताओ इंडिया में सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के नीचे कौन से कोर्ट्स हैं? सारे हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट के नीचे सबसे ज्यादा मात्रा में कौन से कोर्ट हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यदि बेटा हो तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो, और हाई कोर्ट में अगर हार जाते हो तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हो, और सुप्रीम कोर्ट में हार जाते हो तो भगवान के दरबार में बोलते हो कि अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करे। तो ये इंडिया का जो पूरा सिस्टम है, नीचे से लेके ऊपर तक सब पे क्वेश्चन आ सकता है कि 2 मार्क्स के लिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताओ।
2 मार्क्स के लिए हाई कोर्ट के बारे में बताओ, 2 मार्क्स के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में बताओ। तो मैं चाहती हूँ कि तुम लोग इसको अभी मेरे साथ पढ़ लो और फिर अभी क्लास खत्म होते से ही लिखने, क्लास खत्म होते से ही लिखना, नहीं तो फिर उड़ जाएगा। सुनो, सुप्रीम कोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा हाईएस्ट कोर्ट है बेटा। एपेक्स का मतलब होता है शीर्ष चोटी पर जो बिल्कुल विराजमान होना, उसको कहते हैं एपेक्स। तो तुम सबको पता है, अपने मन से फेंक सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट इंडिया का हाईएस्ट कोर्ट। जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना था, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट को भी उन्होंने सबसे बड़ा कोर्ट होने की उपाधि दे दी थी। तो ये तुमको पता है कि हैप्पी बर्थडे टू यू अपने कॉन्स्टिट्यूशन का भी 26 जनवरी 1950 है, बोलो हाँ या ना। तो उसी दिन सुप्रीम कोर्ट का भी हैप्पी बर्थडे टू यू है। अब तुम लोगों ने कई बार नाम सुना होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जो बेटा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, वो पूरे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के हाईएस्ट पदवी है। जैसे गवर्नर होते हैं किसी स्टेट के, वैसे सुप्रीम कोर्ट का जज बहुत बड़ी बकत रखा है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज को कहते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नाउ ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनको आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के थ्रू इनकी नियुक्ति होती है। हाँ बेटा, तुम ऐसा कह सकते हैं। उसके बाद जो इनकी प्रिंसिपल बेंच होती है बेटा, बेंच का मतलब बैठने वाली कुर्सी नहीं, यहाँ बेंच का मतलब होता है टीम ऑफ जजेस। कि बेंच में 2 लोग हैं कि 3 लोग हैं, ऐसा। तो जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच होती है ना बेटा, उसमें 7 मेंबर होते हैं और जस्टिस इंडिया ही होते हैं। सुप्रीम कोर्ट है वो 1-2 नहीं, 7 जजेस की बेंच है। 7 लोग मिलकर निर्णय लेते हैं और उनमें से एक व्यक्ति है CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उनके अलावा इतने लोग हैं। ठीक है बेटा, धीरे धीरे जैसे कोर्ट केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका नंबर बढ़ा के इन्होंने 34 कर दिया है। और अगर कोई इंडिया में किसी कोर्ट में हार जाता है और वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता है, तो उसको ये बताना पड़ता है कि मेरे बेसिक अधिकारों का हनन हुआ है। उसको रिट पिटीशन कहते हैं। रिट का मतलब ऐसे नहीं कि 2 लोगों में झगड़ा हुआ और सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के पास जाने का मतलब है कि आपके बेसिक अधिकार जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया है, वो मतलब उसका नुकसान हो रहा है। तो ये आपको स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है। मैं इसको कल क्लास में पूरा रिपीट करूंगी। अब उसके बाद नेक्स्ट आया हाई कोर्ट। बेटा तुम जान, अभी मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के नीचे है हर स्टेट का एक हाई कोर्ट। जैसे मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर में है, उसकी एक बेंच इंदौर में भी है, पर वो मेन जबलपुर में है। तो बेटा हाई कोर्ट अपील करने का हाईएस्ट कोर्ट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो सिर्फ रिट पिटीशन जाती है, साधारण अपील नहीं जाती। तो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है वो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहती है कि हर स्टेट में एक होना चाहिए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जो है बच्चे, उसका मेन काम क्या है? हाई कोर्ट का काम है कि जब कोई भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 2 लोगों का झगड़ा ना सुलटे, तो उसको हाई कोर्ट में लाया जाए। तो अभी आज की डेट में इंडिया में 25 हाई कोर्ट्स हैं। तुम्हें पता है कि हमारे 28 राज्य हैं, पर 25 अभी हाई कोर्ट हैं, और कलकत्ता सबसे पुराना है। और कई जगह ऐसा है जो कि एक ही हाई कोर्ट 6 स्टेट्स को कवर कर रहा है, इसलिए ये फिगर टैली नहीं हो रहा है। 6 स्टेट्स एंजॉय हैव सिंगल हाई कोर्ट। मतलब दिल्ली का जो हाई कोर्ट है ना, उसमें 6 कोर्ट्स की अर्जियां जाती हैं। ऐसा उनका कहना है कि 6 कोर्ट्स शेयर अ कॉमन हाई कोर्ट, 6 स्टेट्स शेयर अ कॉमन हाई कोर्ट। ओके, तो बस तुमको ये लिख लेना है। और उसके बाद आया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। बेटा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मतलब होता है शहर के लेवल के कोर्ट्स। तो जो भी सिविल मैटर्स में डील करते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज नाम तुमने सुना होगा, तो ये लोकल लेवल के होते हैं। इसमें बेटा एक तो कोर्ट ऑफ सेशन होते हैं और कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है वो लोकल मैटर्स को डील करता है, और सेशन कोर्ट
वो सिर्फ सिविल मैटर को डील करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो सिर्फ सिविल मैटर को डील करते हैं, और जो सेशन कोर्ट है वो क्रिमिनल मैटर को डील करता है। वो लोग ट्राई करने का मतलब है सूट ट्राई नहीं करना, यहाँ ट्राई का मतलब है सुनवाई। तो सिविल जज जो है 2 करोड़ रुपए के ऊपर के केस को डील नहीं करते। सिविल जज के फिर ऊपर चला जाता है मामला हाई कोर्ट में। ओके, एंड फोर्थ कोर्ट जो है मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, जहां पर भी 10 लाख के ऊपर पॉपुलेशन होती है, तो फिर वो लोग हाई कोर्ट पे बहुत प्रेशर आ जाता है, जैसे मुंबई हाई कोर्ट, तो वो लोग एक मेट्रोपॉलिटन कोर्ट भी अपॉइंट कर देते हैं। तो तुम पहले इस सब के आज बैठ के नोट्स बना लेना, इस पॉइंट तक मैं अभी तुम्हें नोट्स भेज रही हूँ, और जब तुम्हारे यहाँ तक नोट्स बन जाएंगे बस चैप्टर हो गया बेटा, चैप्टर इज क्लोज्ड। इतना ही बड़ा चैप्टर है। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें।